एक चीज बताइए डॉक्टर साहब, हिमाचल प्रदेश का सेब जो है उसने कश्मीर के सेब को रिप्लेस कर दिया पूरे देश में, दुनिया में हिमाचली सेब। उत्तराखंड का ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे देश और दुनिया में जानी जाती हो? एक मतलब जैसे हिमाचल के सेब को सब जानते हैं, जबकि उत्तराखंड हिमाचल से कहीं कम नहीं है, न वनों में, न बागानों में, न फलों में, न वनस्पतियों में। आखिर वो ब्रांड कोई क्यों नहीं बन पाया उत्तराखंड में? नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की तो ये टेहरी से टमाटर और मटर जो है दिल्ली में ट्रकों के साथ जाती है। मैं कह रहा हूँ ब्रांड जैसे हिमाचली सेब ब्रांड बन गया। हिमाचल हमसे 30 साल पहले, 40 साल आगे है। हमारा भी ब्रांड बन रहा है क्योंकि अब राज्य बन गया, और जो हिमालयी राज्य ये बना है अब इसके धीरे धीरे करके वो विकसित हो रहा है। प्रतिस्पर्धा में हम कैसे करके आगे आ सकते हैं उसका हो रहा है, और मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी जो ब्रांड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ का योग, यहाँ का पर्यटन, यहाँ का आयुर्वेद, ये इसकी ब्रांडिंग है। यहाँ का जो तीर्थाटन इसकी ब्रांडिंग है। देश और दुनिया के लोग इधर आ सकते हैं। यहाँ की शिक्षा का हब है। आप देखें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये हिमालय बेल्ट के जितने राज्य हैं जो शिक्षा का हब उत्तराखंड है, वो कहीं दूर दूर तक भी रही है। पूरी दुनिया के लोग पढ़ते, पूरी दुनिया के लोग आते। तो जो हमारी संभावनाएं हैं और जिसमें हम तरीके से देश को योगदान दे सकते हैं अपना, उस दिशा में आगे हमको बढ़ना है और बढ़ रहे हैं। जहाँ तक डबल इंजन की सरकार की आप बात कर रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि राजनीति का ये नहीं होना चाहिए मंच। मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ। जब आपने कहा ना कि यदि केंद्र में वही सरकार होती है और यहाँ वही सरकार होती है तो क्या ऐसे में गड़बड़ होता है क्या? नहीं, फैसले लेने में कई बार दबाव होता है, ऐसा बड़े नेताओं का, दबाव अच्छा ही होगा। लेकिन मैं उस पीड़ा को भी आपको व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं इधर का मुख्यमंत्री था और केंद्र में दूसरी सरकार थी और हम गिड़गिड़ाते रहते थे, हमको कुछ नहीं मिलता था। 50 सालों में मोदी जी ने जितना 50 सालों में नहीं मिला होगा उतना उन्होंने इन 10 साल में दिया है। साहब आंकड़ों के साथ आपका क्या अनुभव है? आप भी डबल इंजन की सरकार में जो है, जब आप मुख्यमंत्री थे, मोदी जी प्रधानमंत्री। मेरा आपसे अनुरोध है इस बहस को दूसरी जगह मत ले जाए। देखिए आप जो कि आपने जबरदस्त बोला, इसलिए मैं उसका उदाहरण हूँ कि यदि केंद्र में सम सरकार नहीं रहती तो बहुत मुश्किल होता है काम करना, बहुत मुश्किल होता है। वो मैं मेरे जैसा व्यक्ति समझ सकता है। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, अगर सचिन सहवाग से मैं बात करूंगा तो क्रिकेट तो नहीं करूंगा क्या? आप दोनों राजनीति के खिलाड़ी हो तो राजनीति पे थोड़ी बात तो होगी। राजनीति पे थोड़ी बात तो होगी ना, दोनों राजनीति के महारथी हो। विनोद जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगा। इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे ये लगेगा कि मैं उस समय की सरकार को, केंद्रीय सरकार को कटघरे में रख रहा हूँ। सत्यता ये थी कि हमारे हिमालयन डिजास्टर के लिए जिसको हम केदार, सुनामी कई नामों से जानते हैं, उसके लिए 8,500 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने, वो यूपीए की सरकार थी, एक बजट मंजूर किया जिसमें से 3,500 करोड़ रुपया राज्य सरकार खर्च कर पाई थी। शेष के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को भेजे गए। कोई प्रोजेक्ट जिसमें चोराबाड़ी में सुरक्षा की व्यवस्थाएं करने से लेकर के केदार के चारों तरफ जो मंदाकिनी का भू कटाव है या दूसरे काम हैं या वहाँ रोपवे बनाने का काम है या वैकल्पिक मार्ग बनाने का काम है, वो सारे प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार में लटके रहे। मैं हमने क्या प्रयास किया और कहाँ क्या रिस्पांस था उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं एक मामले में करेक्ट करना चाहूँगा डॉक्टर निशंक को। जब आप मुख्यमंत्री थे उस समय कुंभ हुआ था। आप नरसिम्हा राव जी के पास पहुँचे थे कुंभ के लिए मदद मांगने के लिए, और आपको मनमोहन सिंह जी के पास, सॉरी आई स्टैंड टू बी करेक्टेड। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी के पास पहुँचे थे, मैं भी मनमोहन सिंह जी के पास पहुँचा था। मैंने कहा था ऐसा है, आप मदद करें। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर निशंक आए थे और अच्छा हो गया
आप भी उसी मांग को लेकर के आए हैं और मैंने उनसे कह दिया है कि कुंभ के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जितना भी पैसा लगेगा हम वो पैसा केंद्र सरकार देगी, और उन्होंने आपको मनमाफिक तरीके से पैसा दिया था। ये सत्य को आप स्वीकार करेंगे, आप इसके इसे मैं इनकार नहीं करेंगे। मैं दो बातें जो है, एक बात डॉक्टर निशंक की उपस्थिति का मैं फायदा उठा करके, पता नहीं अब उनकी बात कितनी सुनी जा रही है, आपने हमारी सैन्य परंपरा की बात कही। ये जो अग्निवीर योजना है इसमें हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो, क्योंकि सैन्य परंपरा वाला क्षेत्र होने के नाते धीरे धीरे अग्निवीर योजना से कुमाऊं, गढ़वाल या गोरखा रेजिमेंट के रूप में जो हमारी पहचानें हैं वो पहचानें डाइल्यूट हो जाएंगी, वो मिट जाएंगी। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से इस समय हमारे पूर्व सैनिक मेडल लगा करके घूमते हैं, आने वाली हमारी पीढ़ियां भी उसी तरीके से मेडल लगा करके जो है आए और गर्व के साथ कहें, आई एम ए प्राउड गढ़वाली, आई एम ए प्राउड कुमाऊनी, आई एम ए प्राउड गोरखा, इस नाम से अपने को पुकारें। वो खतरे में पड़ रहा है। इसमें मैं समझता हूँ कि हिमालयी राज्यों के जहाँ सेना में भर्ती होने की परंपरा ज़्यादा है, वहाँ के सांसदों को और नेतागणों को केंद्र सरकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि इसमें संशोधन करें, ताकि हमारी सैन्य परंपरा ये रेजिमेंटल जो रेजिमेंट्स के आधार पर आधारित है वो यथावत बनी रहे। दूसरी बात, हमने इनसे भी कुछ लिया। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने देखा कि मेरे छोटे भाई ने 4 जिले मंजूर किए, घोषणा की है। तो मुझे लगा, मैंने कहा क्या करना चाहिए हमको, मैंने कहा नहीं हमको जिले बनाने चाहिए, और इसलिए जितनी तहसीलें थी उन तहसीलों में हमने 75% की वृद्धि की, और आज तहसील बनाने की आवश्यकता नहीं है। और जिले बनाने के लिए हमने 4 के बजाय 9 का प्लान रखा, लेकिन वो प्लान तहसील तक तो हम बना गए, हमारी सरकार चली गई। अब वो 9 जिले जिसमें 4 जिले निशंक साहब की आइडिया भी थे वो भी लटके पड़े हुए हैं। त्रिवेंद्र सिंह जी ने, हमारे भाई मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा गैरसैंण को हम समर कैपिटल बनाएंगे। हमारे पार्टी के लोगों ने कहा साहब हमारी तो कैपिटल की मांग है। मैंने कहा भाई कम से कम एक स्टेप तो, एक कदम तो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिन चीज़ों में सरकारों के साथ सोच में जो ब्रेक आ रहा है। निशंक जी की जो सोच थी वो दूसरे मुख्यमंत्री के साथ नहीं रही, दूसरे मुख्यमंत्री की जो सोच थी वो तीसरे के साथ नहीं रही। मुख्यमंत्री बदलते गए, ये अलग तथ्य है कि सारे भूत इन्हीं के वहाँ विराजमान हैं, और कांग्रेस में एक मैं भूत हूँ, बाकी वर्तमान होने की आकांक्षी है, वर्तमान होने के आकांक्षी। नहीं, आपके यहाँ में तो विजय बहुगुणा बने, फिर आप बने, आपके यहाँ में बदलाव हुआ। वो भूत भी इनके वहाँ ट्रांसफर हो गए ना वो भी इनके वहाँ चले गए। तो ये जो है वो तो इनका उदाहरण है कि इन्होंने उनको ले लिया। कारण क्या है, देखिए हमको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों पर हमको फोकस करना चाहिए। उत्तराखंड के फोकस एरिया क्या हैं? मैं अमर उजाला संवाद का फ़ायदा उठा करके इस सवाल को उठाना चाहूँगा कि उत्तराखंड के विचारकों को, उत्तराखंड के हितैषियों को यह तय करना चाहिए कि आगे आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के फोकस एरिया क्या हैं, ताकि उन फोकस एरियाज पर सरकारों में परिवर्तन होता रहे, लेकिन वो फोकस एरियाज की तरफ उत्तराखंड आगे बढ़ता रहे। आज उत्तराखंड न 3 में न 13 में, हम कहीं पर खड़े ही नजर नहीं आते हैं। शिक्षा का, ये शिक्षा मंत्री रहे, भारत सरकार के भी शिक्षा मंत्री रहे। आई एम प्राउड टू बी के ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर रहे, बल्कि मैं तो पानी वाला रिसोर्स मिनिस्टर रहा, ये तो मानव संसाधन संवारने वाले मिनिस्टर थे। और आज हमारी शिक्षा किस तरफ जा रही है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। यदि डॉक्टर निशंक ईमानदारी से कह दें कि शिक्षा हमारी, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, मेडिकल शिक्षा हो, चतुर्दिक हमने इंस्टीट्यूशन खड़े कर दिए हैं, लेकिन शिक्षा ऊपर की तरफ जा रही है, यदि ये इस बात को कह दें तो मैं मान लूँ। लेकिन रावत जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन देखिए जी, आप थोड़े जाति कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब शिक्षा मंत्री रहे, आप जल संसाधन मंत्री रहे, न पहाड़ की जल प्रबंधन की समस्या सुलझी, न शिक्षा की व्यवस्था सुलझी, तो जिम्मेदार आप दोनों हैं। नहीं, हमने देखिए इसमें मैं एक बात, हमने, क्योंकि मुझे जितना अवसर मिला, और वैसे ये सौभाग्य इनको भी मिला, जो भी आज भी जो वाटर पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी है, वो वाटर पॉलिसी जिस समय मैं जल संसाधन मंत्री था उसी समय बनी।